99% of Indian dropshippers fail because of this very one big reason. RTO, Return to Origin. ये एक इकलौता ऐसा रीजन है जिसने मेरे ड्रॉप शिपिंग करियर के स्टार्टिंग में मेरे को 7 लाख रुपए से ऊपर का लॉस करवा दिया था। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये एक इकलौता ऐसा रीजन है जो आप लोगों को भी 2026 में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। बट इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर अ फुल्ली ट्रांसपेरेंट केस स्टडी वेयर आई विल बी रिवीलिंग माई प्रोडक्ट्स, my product page, my ad creatives, my ad spend, my ad strategy, and each and everything to you step by step. Jahan for this one product, I did a sales revenue of more than 80 lakh rupees in just a span of 60 days. And I also made a profit of over 5 lakh rupees with an RTO percentage of 70% on this product. Not 40, not 50, not 60. But 70% of RTO. So this is not going to be just one of the case studies जहां मैं अपने stores के revenue दिखा रहा हूं and ad spend दिखा रहा हूं and you don't know about anything. I will be showing to you each and everything live step by step. So take a pause, sit silently and watch this whole case study because you are gonna learn a lot of things that really works in 2026 in current Indian dropshipping scenario. As a fulfillment partner, I use Roposo Cloud, but Roposo Cloud बंद हो गया इसका मतलब ये नहीं कि dropshipping खत्म हो गई. Still, I am spending a good amount on my Meta ads on a daily basis, and I am using Dropship India and Dropdash as my core suppliers. देखो, Roposo was not complete dropshipping; it was just a mediator. Before it got shut down, उस point पे उससे अच्छा कोई platform नहीं था. So I was using it as my primary supplier. Now the product that I sold was a magnetic car curtain. This is a seasonal product जो गर्मियों में बहुत ज्यादा चलता है. जब कार के अंदर रेज आती हैं, लोगों की कार बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है. And I had an eye for this product बहुत टाइम पहले से. In winters I saw this and मैंने अपने कैम को बोल के रखा था कि मार्च के टाइम वो मेरे को ये प्रोडक्ट सोर्स करके दे. So I'll be testing it. Now the biggest magic with seasonal product is कि आपको बहुत अच्छे कॉस्ट पर परचेज आते हैं. आप बहुत इजीली एंड बहुत जल्दी उनको स्केल कर सकते हैं. ऑल्सो द नीश, कार नीश के अंदर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पहले भी स्केल करे हैं एंड आज भी मैं स्केल करता हूं. आई रियली लाइक दिस नीश. मेरे को इस नीश का इन एंड आउट बहुत अच्छे से पता है एंड आई हैव सीन वेरी गुड डिलीवरीज ऑन दिस पर्टिकुलर नीश. सो आई वाज गेटिंग दिस प्रोडक्ट फॉर 420 रुपीज. जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे इट माइट बी शोइंग यू 442 रुपीज बिकॉज उन्होंने प्राइस बाद में बढ़ा दिया था. बट व्हेन आई वाज सेलिंग इट आई वाज गेटिंग इट फॉर 420 रुपीज एंड द सेलिंग प्राइस व्हिच आई डिसाइडेड वाज 1099 रुपीज. पहली चीज, इस प्रोडक्ट पे कोई कंपटीशन नहीं था उस पॉइंट पे. दूसरा, इसका परसीव्ड वैल्यू बहुत ज्यादा हाई था एंड तीसरा, ये सीजनल प्रोडक्ट है. अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर टाइप की ऑडियंस को कार निश के अंदर अट्रैक्ट करेगा. मुझे इतना पता है कि इसके अंदर डिलीवरी बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली है. दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग माय मार्जिन्स हाई कि अगर इसको स्केल भी करना है तो हाई मार्जिन के साथ ही स्केल करा जा सकता है. सो आई पुट ऑल माय नंबर्स इन द कैलकुलेटर एंड मेरे को दिखा कि अगर 25% के अराउंड भी डिलीवरी आती है देन आई कैन बी वेरी मच प्रॉफिट. नाउ दिस वाज माय प्रोडक्ट पेज. मैंने जो भी इमेजेस है सारे इंटरनेट से उठाए थे एंड एक दो इमेजेस को मैंने चैट जीपीटी के थ्रू बनाया था. बाकी हैड अ फ्रीलांसर तो मैंने उसे बोला था इस पेज को बहुत अच्छे से बना के दे. आई वाज यूजिंग अ सीओडी फॉर्म बिकॉज वन क्लिक चेकआउट से ऐसे ही कॉस्ट पर परचेज बढ़ जाता है एंड आई नो एट द एंड ऑफ द डे आरटीओ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. एनीवेज आई न्यू इट वाज गोइंग टू बी अ हाई आरटीओ प्रोडक्ट तो मैंने बहुत ज्यादा ये वन क्लिक चेकआउट, मैजिक चेकआउट या प्रीपेड ऑर्डर्स पे नहीं किया. दूसरी चीज, मैं प्रीपेड ऑर्डर्स थोड़ा कम प्रेफर करता हूँ. फॉर मी इट्स लाइक कि 1 से 2% ऑर्डर्स आने हैं. सो व्हाई कीप दिस मच ऑफ हैसल कि आप प्रीपेड ऑर्डर्स भी ले रहे हो एंड फिर उस पॉइंट पे आपको इतनी सारी रजिस्ट्रेशन भी करनी पड़ी. सो आई हैड 4 क्रिएटिव्स फॉर दिस प्रोडक्ट व्हिच वाज एड 1, एड 3, एड 4 एंड एड 13. वैसे तो मैंने 13 क्रिएटिव सोर्स करे थे बट इन 4 एड्स के साथ मैं मूव फॉरवर्ड करने का सोचा. चारों एड्स को अलग अलग टाइप से टेस्ट किया. वन एड वाज ओनली म्यूजिकल, उसके ऊपर कोई वॉइस ओवर नहीं थी. वन एड वाज टारगेटिंग द समर कस्टमर जो गर्मियों से परेशान है. आपकी कार के लिए एकदम सही प्राइवेसी और सन प्रोटेक्शन. मैग्नेटिक कार विंडो कर्टेन. बस मैग्नेट से लगाएं और पाएं झंझट मुक्त सुरक्षा. हर तरफ से धूप और बाहरी नजरों को रखें दूर. चारों खिड़कियों के लिए 4 कर्टेन जिससे ड्राइव का हर पल बने खास और सुरक्षित. अभी ऑर्डर करें, लिंक बायो में है. And one ad was very much generic and short to the point. कार में प्राइवेसी चाहिए तो ले आइए इस मैग्नेटिक कर्टन को. ये सभी कार में इजीली फिट हो जाती है और न सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट को अंदर आने से रोकती है बल्कि प्राइवेसी भी मेंटेन रखती है. The reason for that was कि मेरे को सारे टाइप्स के ऑडियंस को टेस्ट करना. So before diving into the ad account, I just want to tell you about the ad strategy. I don't follow any interest targeting strategy in my dropshipping because already creatives एक बहुत बड़ा variable है to test. So if I am testing interest targeting at the same point of time, then it becomes a
very clumsy structure and Meta knows its job perfectly, so it is wiser to start with open targeting and directly start testing your ads. For the states exclusion, I excluded 4 to 5 states जिस पे मेरे को कार की नीश में हमेशा से बहुत कम डिलीवरी आ रही. So now let's dive into the ad account and show you day by day results of what happened in this journey. On 24th March, I first launched this product midday. The whole strategy was one campaign, 3 different ad sets and 3 unique ads inside each ad set with an ABF budget of 350 rupees a day. अब ये strategy apply करने का पूरा point ये था, I just quickly wanted to test all of the creatives and the demand for this particular product right now at this point of time. So on day one of the ads performed really well. Ad 4 gave me a CPP of 40 rupees. अब मैंने 2-3 metrics को देखा and I quickly decided कि मैं इस product का price 1099 से 1199 पे move करूंगा. Why I did that? Because अगर मेरे website पे conversion भी अच्छा है and मेरे creatives भी अच्छे perform कर रहे हैं, then there's a very high potential कि मैं इस product का price increase करके भी test कर सकता हूँ. So I increased it by 100 rupees and I waited till the next day. For day 1, my total ad spend was 562 rupees and we made a total revenue of 8782 rupees. अब इसके साथ साथ मुझे और एक चीज समझ में आई कि इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल है स्केल होने का. नाउ व्हेन वी आर स्केलिंग इन मेटा एड्स, एड बैन्स एंड रिजेक्शंस आर अ रियल बिग इशू. उसकी वजह से पूरा बिजनेस ठप पड़ जाता है. सो टू क्रिएट अ बैकअप ऑन अनदर एड अकाउंट, आई लॉन्च्ड वन मोर एड with an ad budget of 500 rupees. The strategy was same and I named it Ad 30. अब देखो, I have been working in this car niche since past many years and मेरे को इतना पता है कि ये एक सीजनल प्रोडक्ट है समर का. So किसी भी एंगल से 20% से नीचे डिलीवरी मेरे को नहीं आ सकती इसके अंदर. So if I go and put it on my calculator, तो 20% डिलीवरी में मेरे को इस CPP के आसपास लॉस नहीं लगेगा. That's why I decided कि मैं आज ही इसको स्केल करना स्टार्ट करूंगा. Now for any one of you who is watching this video, मेरे पास 3 साल का प्रायर एक्सपीरियंस है. I spent more than 1 CR on Meta ads and that is why I can scale this widely. But I will never suggest any beginner to do this and copy these steps. So on day 1, I duplicated ad 4 with a higher budget of 2000 rupees and the initial ad set which was giving me a cost per purchase of 40 rupees, उसका बजट मैंने 800 रुपया कर दिया. I did this because I quickly wanted to check the data कि ये प्रोडक्ट कितना ज्यादा स्केल हो सकता है and किस पॉइंट तक जाके मेरा कॉस्ट per purchase बढ़ने लग जाएगा. Now here is the overall view and structure. I am using 2 ad accounts. In one ad account, I have 4 ad sets. One is duplicated at a budget of 2000 rupees, one is running at a budget of 800 rupees and other 2 are at a budget of 350 rupees. On the other ad account, I have the same structure, one campaign, one ad set and one ad with a budget of 500 rupees ABO. On 25th March, I did 64 orders which made me a sales revenue of 76,736 rupees and all of our ads performed really well. So in midday, I saw कि मेरा ad 1 जो है बहुत अच्छा perform कर रहा है and that is why I decided to duplicate it to a higher budget of 1500 rupees in the same campaign just to see कि ये ad कितनी fastly scale किया जा सकता है. And for ad 4, our CPP increased to 90 rupees and it was okay because मैंने day 1 पे ही budget बहुत ज़्यादा बढ़ाया था and this kind of dip we can easily see in Meta ads when we are increasing our budgets very aggressively. And on the other ad account जो मैंने backup के लिए launch किया था, it was performing really well. The cost per purchase for that particular ad was 38. Hence on 25th March, we spent a total of 3,559 rupees and made a sales revenue of 76,736 rupees. On 26th March, on the first ad account, what I did was I duplicated the first campaign and उसके अंदर मैंने एक ही ad set डाला and I duplicated only ad 1 and ad 4 inside that particular ad set with a higher ad budget of 3000 rupees. And for the other ad account, मैंने ad 4 वहाँ भी launch कर दिया because it was performing really well and I did not wanted कि मेरा पहला ad account ban हो जाए, reject हो जाए तो मेरे इस particular product पे कोई impact पड़े. Also, I duplicated the same campaign with the same structure with ad 4 and ad 13 with a same budget just to see कि if I get new pool of audience and मेरे ad account और pixel को बहुत जल्दी data मिल पाए. In total on 26 March, I spent 9,554 rupees and I made a sales revenue of 1,73,855 rupees. अब इस point पे मैं जो भी दूसरे products को चला रहा था मैंने सबके ads off कर दिए so that I can invest all of my money in this particular product at this point of time. The average cost per purchase until now is 74 rupees and it does not create that much of impact because मेरे को ये जानना है कि कौन से क्रिएटिव को मैं सबसे ज्यादा अगर पुश करता हूँ तो उसका कॉस्ट पर परचेज स्टेबल रहता है. सो दिस इज ऑल जस्ट टेस्टिंग ऑल द वेरिएबल्स बिकॉज प्रीवियसली मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स को स्केल करा है एंड आई नो कि ये एक पॉइंट है जो बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत देती. सो इफ वी क्विकली टेस्ट इट बिफोर तो वो स्केल करना ईजी हो जाता हमारे लिए. ऑन 27th मार्च मैंने सेकंड एड अकाउंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करी एंड फॉर द फर्स्ट एड अकाउंट आई इंक्रीज द एड स्पेंड फ्रॉम 5,000 rupees to 9,000 rupees a day. So in total on 27th March we spent a total of 14,920
590 rupees and made a sales revenue of 2,84,163 rupees, which was 237 orders on our third day. On 28 March, Meta was spending less and ये चीज बहुत नॉर्मल है. When you are scaling this aggressively, तो Meta कभी कभी कम स्पेंड करता है आपके एडसेट्स और कैंपेन में. And this is the time where you don't need to make any other changes and अपने बजट्स को इंक्रीज नहीं करना चाहिए, because that might come into notice of Meta's AI and आपके एड अकाउंट के फ्लैग होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. So on that day we had the same ad spend. Also on that day the CPP was bit high, but I did not panic because मुझे पता this is very normal when we are scaling this fast. So on 28 March we spent 12,709 rupees, which made us a total sales revenue of 2,17,019 rupees. A total of 181 orders and the overall cost per purchase for that day was 71 rupees. On 29th March, the cost per purchase for first ad account on which I was scaling ad 1 and ad 4 increased a little bit. But on the second ad account, ad 13 was very consistent, which was giving me a cost per purchase of 59 rupees. And this is what I was exactly trying to test कि अगर मैं scale कर रहा हूँ या long term में चला रहा हूँ, so which one of the ad is performing consistent. On 29th, we spent the same as last day and made a sales revenue of 2,01,432 rupees with a total of 173 orders. अब देखो जिस चीज का डर था वही हुआ. 29th को मिड डे आई गॉट दिस नोटिफिकेशन कि मेरे दूसरे एड अकाउंट पे जो दो एड 13 के दोनों कैंपेन्स बने थे वो दोनों रिजेक्ट हो गए. बट मुझे इतना पता था कि एड 13 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड इट कैन बी स्केल्ड टू अ वेरी गुड लेवल. सो आई टुक अ रिस्क कि मैं अपने एड को रिव्यू पे डालूंगा. जब आप अपने एड्स को रिव्यू पे डालते हो देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका एड अकाउंट भी बैन हो जाए. बट उस पॉइंट पे मुझे इतना समझ में आया कि एड 13 अगर चला तो आई कैन स्केल दिस प्रोडक्ट रियली वेल, इसलिए मैंने दोनों को रिव्यू पे डाला. एक कैंपेन का एड जो है वो मेरा अप्रूव हो गया एंड दूसरे वाले का रिजेक्ट हो गया. सो जो रिजेक्ट हुआ मैंने उस कैंपेन को इंस्टेंटली ऑफ कर दिया एंड जो फर्स्ट वाला कैंपेन था मैंने उसका बजट 2,500 से 5,000 रुपए कर. बिकॉज क्या होता है कि जब एक बार आपका एड अप्रूव हो जाता है देन देयर इज अ वेरी लो चांस कि अब वो एड आपका वापस रिजेक्शन पे जाएगा. ऑन 30th March we spent 15,937 rupees on our ads and we made a sales revenue of 2,35,004 rupees, a total of 197 orders. On 31st March I did not made any change because एक दो दिन ऑप्टिमाइज होने के लिए भी देना चाहिए. अगर हम लोग हर दिन ही स्केल करेंगे तो अपना कॉस्ट पर परचेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. Although we did some less number of orders and our cost per purchase also went high, but it was good क्योंकि मेटा जो है वो कभी consistently perform नहीं. On 1st April I increased our ad budget for our other ad account which was ad 30 because it was performing really well and इसका cost per purchase around 58 rupees के आसपास आ रहा था. But ad 4 and ad 1 which was on our first ad account was not performing that well and उसका cost per purchase was somewhere around 100. अब ऐसा क्यों होता है I will tell you. There are certain creatives जो एक लिमिट तक ही push हो सकती है, उसके बाद उस pool of audience में या different pools of audience में वो उतने अच्छे से perform नहीं करते. And कुछ creatives ऐसे होते हैं जो mass appeal होते हैं, वो बहुत easily scalable रहते हैं. And that is why as a media buyer, it is our job to find that one winner creative which can be scaled very easily. On 1st April, we made a total of 2,43,397 rupees and we spent 15,874 rupees. On 2nd April, I did not make any change because देखो हमने scale तो बहुत ज़्यादा कर लिया, but we really need to look at FAD. FAD क्या होता है? FAD का full form होता है First Attempt Delivery. इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पहले बैच ऑफ ऑर्डर्स आउट फॉर डिलीवरी के लिए निकलते हैं उसमें से कितने ऑर्डर्स आपके डिलीवर हुए, कितने आरटीओ हुए एंड कितने फेल्ड डिलीवरी में गए. इससे हमें एक लमसम एजम्पशन लगता है कि हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी ओवरऑल कितनी रहने वाली. सो द एफएडी आई सॉ ऑन 2nd April वाज 36% व्हिच वाज प्रीटी गुड एंड आई नो अब मैं इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा स्केल कर सकता हूं बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग अ डिलीवरी ऑफ 25% टू बी प्रॉफिटेबल एट दिस करंट कॉस्ट पर परचेज. अब 36% की डिलीवरी आई नो नीचे आएगी बट इवन इफ इट कम्स डाउन टू 30 और 29% आई कैन स्टिल बी प्रॉफिट. ऑल्सो वन मोर थिंग दैट केम इनटू माय नोटिस कि बाकी जो एड्स है उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट पर परचेज का फ्लक्चुएशन, बट द एड 13 व्हिच आई लॉन्च्ड ऑन अनदर एड अकाउंट इट इज वेरी मच स्टेबल और वो 50 to 70 के अराउंड ही रिवॉल्व करे जिससे मेरे को सबसे ज्यादा आरओआई मिल रहा था. सो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं जो फर्स्ट एड अकाउंट है उसके बजट्स के साथ अब छेड़छाड़ नहीं करूंगा. जो सेकंड एड अकाउंट है उसमें एड 13 को मैं ग्रेजुअली वर्टिकली स्केल करता जाऊं. अब डुप्लीकेशन आई वोंट डू बिकॉज मेरे को एक बार पता चल गया कि ये एड रिजेक्ट हो रहे हैं तो दोबारा अगर मैं डुप्लीकेट करके उसे रिव्यू पे डालूंगा देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मेरा पुराना एड और नया एड दोनों रिजेक्ट हो जाए. सो आई विल ट्राई कि मैं 20% 30% से जो भी बजट बढ़ा पाऊं इसका बढ़ाऊंगा. अब देखो थर्ड से लेके फिफ्थ तक एवरीथिंग वाज ग्रेट. द कॉस्ट पर परचेज फॉर फर्स्ट एड अकाउंट वाज अराउंड 100 बट ऑन 6th द कॉस्ट पर परचेज स्टार्टेड टू क्रॉस 100 rupees फॉर द फर्स्ट एड अकाउंट एंड फॉर द अदर एड अकाउंट एज आई मेंशन्ड एवरीथिंग वाज सेम एंड द कॉस्ट पर परचेज वाज वेरी मच स्टेबल. ऑन 9th of April the CPP crossed 200 rupees for the first ad account for a particular campaign on this particular product. Instantly decided to turn off this campaign and I made a new
creative testing campaign with a higher budget. In the meanwhile, the second ad account was making some good money for me, so इसे मैंने as it is ही रखा and I was just scaling it vertically with 10-20% of budget increase. On 11th of April, I tested 5 more creatives for the first ad account. This was the ad 16 performed really well and others were performing in a decent way. So I decided to move ad 16 in a newer campaign with a higher budget. After 14th of April came the biggest challenge. इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आउट हो गई. अब मेरे 200 ऑर्डर फेल टू सिंक पे पड़े थे. मैं रोपोसो बैक्ड ऑफ. अब उनसे इन्वेंट्री अरेंज नहीं हो पाएगी. एंड आई ट्राइड कॉन्टेक्टिंग ईच एंड एवरी सप्लायर इन इंडिया कि मेरे को इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी भी इन्वेंट्री दे दे, बट नो वन हैड इट. सो आई हैड टू टर्न ऑफ ऑल माई एड्स एंड सी दिस इज वेरी मच पॉसिबल बिकॉज दिस आर सम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो 500 रुपए से ऊपर कॉस्ट कर रहे हैं. सो कोई भी सप्लायर इसका इतना ज्यादा यूनिट स्टॉक करके नहीं रखता. एंड अगर मैंने विद इन अ स्पैन ऑफ 20 डेज इतना ज्यादा स्केल कर दिया, सो दे वोंट बी एबल टू अरेंज इन्वेंट्री दैट फास्ट. सो फ्रॉम 15 टू 21 अप्रैल मैंने इस प्रोडक्ट के एड्स ऑफ कर दिए एंड आई वेटेड कि रोपोसो ही मेरे को ये सोर्स करके दोबारा से दे दे बिकॉज ऑलरेडी आरटीओ इतना ज्यादा हाई था. सो आई डिड नॉट वांटेड टू स्टॉक अप एनी इन्वेंट्री एट माय होम. ऑन 22 अप्रैल माय कैम गॉट बैक टू मी कि 100 पीस इसकी डेली की इन्वेंट्री अरेंज हो जाएगी एंड आई शुड नॉट स्केल इट दैट मच. तो मैंने इसको स्टेबल वे में रन किया ऑन द सेकंड एड अकाउंट बिकॉज ऑलरेडी उसमें अच्छा कॉस्ट पे परचेज आ रहा था. सो आई डिड नॉट वांटेड कि मैं इसको बहुत ज्यादा स्केल अप करूं या ज्यादा चीजें टेस्ट करूं. वन एड वाज परफॉर्मिंग वेल एंड इट कुड हैव गिवन मी इजीली 100 orders a day. Now on 22nd April with ad 13 I directly increased the ad budget to 11,000 rupees and did 113 orders. Although the cost per purchase was high but it is very much reasonable कि मैंने इतने दिन बाद ads को on किया, तो obviously my cost per purchase will be थोड़ा सा increase but it will get stabilized after 1 or 2 days. And the next day it started to stabilize. I got a cost per purchase of 93 rupees and I did 132 orders. On 24th the cost per purchase again came back to 81 and I spent 12,248 rupees and I did 150 orders. Now after 25th I did not make any change to the campaigns or the budget. Obviously मैं scale करना चाहता था but इसकी inventory नहीं होने के कारण मैं इस पे कोई भी changes नहीं कर रहा था and मैं इसे stable ही चलने दे रहा. But after 10th of May I saw a gradual increase in the cost per purchase which was not going down but वो धीरे धीरे बढ़ रहा था. And after 17th of April I saw that cost per purchase was crossing like 170-180 rupees which was making me losses. So मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया because already तब तक monsoon आ गई थी. So after 24th of March I just turned off all my ads. Now let's dive into calculation and profits. So मैंने throughout this journey कितने रुपए की profit करी. So we did a total of 6,702 orders which gave us a sales revenue of 80,36,097 rupees. On ads we spent a total of 6,48,953 rupees and the average cost per purchase was 96 rupees. Now if we include 18% GST on our ad spend because this is an Indian ad account and we have to pay GST, the actual cost per purchase comes out to be 114 and the overall delivery percentage was 32. So after putting all the numbers we can see that I made a net profit of 5,14,713 rupees. अब let's summarize this 2 months. I did not had a single staff nor I had to take a warehouse. ना मेरे को कोई ऑफिस लेना पड़ा. I just had this one laptop, a Wi-Fi connection और एक marketer mind which I have built from this past 3 years. And this is the all smart work I had to put. And even after getting 70% of RTO, I still made an ROI of 67% on my ad spend. This is the power of Indian dropshipping. Lots of people keep on blaming. मैं दिन में 10 से ऊपर स्टूडेंट से मिलता हूँ on a Google Meet and each of one keeps complaining about RTO बहुत ज्यादा आ रहा है. RTO ज्यादा आ रहा होगा but आपको अगर उससे डील करना आ गया then those are the kind of products that you can make real money on. This is not just one time I have scaled this product. I have scaled multiple products like this and spent crores on meta ads which have made me a very good amount in Indian dropshipping and I am still doing it on a daily basis where I spent more than 20,000 rupees on ads and I scale multiple products across my store still in 2026. People will always keep complaining about कि dropshipping does not works anymore but dropshipping 2023 में भी चलता था, 2024 में भी चलता था, 2025 में भी प्रॉफिटेबल था, 2026 में भी प्रॉफिटेबल है. टाइम के साथ साथ ये बिजनेस इवॉल्व होता जा रहा है एंड आप अपने आप को जितना इसके साथ इवॉल्व करोगे उतना आप इस बिजनेस के साथ स्टिक रह पाओगे. फॉर मी ड्रॉप शिपिंग इज नॉट जस्ट कि आपने एक प्रोडक्ट को स्केल करा एंड कल वेकेशन पे निकल गए. आई हैव ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट इन ड्रॉप शिपिंग सिंस पास्ट 4 years जब से मैंने स्टार्ट करा. आज तक मैंने कभी अपने एड्स को ऑफ नहीं करा, आज तक मैंने कभी प्रोडक्ट टेस्टिंग बंद नहीं करी एंड कंसिस्टेंट बिजनेस को बिल्ड करा. एंड दिस इज व्हाट
what I teach to my students. I guide them personally, I mentor them personally, and I teach them how to build a consistent business. And मेरे काफी सारे students successfully ये business कर भी पा रहे हैं through platforms like Dropship India and Dropdash. So if you are someone who is watching this video till now, that means you are damn serious about making money in dropshipping, but you are struggling somewhere. So I understand your problems, and I have launched a 2 months live mentorship for you, which is not a course but a done with you program where I work with you personally to make you a profitable and successful store. So if you are interested into the program, the link is in the description box. Just go and fill out our form. And if you are a right fit for our program, then I'll come on a one-on-one Google Meet with you personally.